तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि पहले मैं जो अपने मेंस में फटाफट वो चीजें कवर करवाऊंगी, ताकि बाद में आप लोगों के लिए एडवांस के लिए भी टाइम मिल जाए और उसमें जो है जो नए नए टॉपिक्स ऐड करने हैं वो वहां पे ऐड हो सके। ठीक है, सो वो वाला चैप्टर बहुत छोटा रहेगा, तुम लोगों का 4 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। इतना मतलब इतना डिलीट कर दिया है पी ब्लॉक। ठीक है, तो आज पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो आज मेरे को आप लोगों को क्या कराना, अपन लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, बोलो? कर रहे थे, है ना, आरएनएस इक्वेशन कर रहे थे, राइट। और हमने कैटलिस्ट का थोड़ा सा मैंने बता के कहा था नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। अभी तो मैं एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात कर रही थी जिसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या होता है उसकी डिस्कशन करनी है। देन कोलिजन थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं वो मुझे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो अपन ने आरएनएस इक्वेशन हमारी क्या थी, ये वाली थी, राइट। इसको हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए, इसमें हमने क्या कहा था कि एक्टिवेशन एनर्जी और आरएनएस को जो फैक्टर है वो टेम्परेचर पे हम क्या मानते हैं, इतना ज्यादा डिपेंडेंस उसकी नहीं है, नेग्लिजिबल चेंज मानते हैं हम टेम्परेचर के साथ। तो उस केस में जो रेट कांस्टेंट है वही क्या करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और हमने ये इक्वेशन निकाली थी log K2 by K1 EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। याद है, ये हमने करा था। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन थी। उसके अलावा हमने ग्राफ भी देखे थे कि ln k वर्सेस 1 बाय टी का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, स्लोप क्या होता है, इसमें माइनस EA बाय R होता है। और अगर मैं log k वर्सेस 1 बाय टी का ग्राफ प्लॉट करूं तो उसमें स्लोप क्या होता है, माइनस EA बाय 2.303 R होता है। ठीक है, तो ये सब हमने क्या किया था, डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाना ये वाला, ताकि मैं फिर आगे स्टार्ट करूंगी। आपको क्या बोला है, मॉलिक्यूल ए चेंजेस इनटू इट्स आइसोमेरिक फॉर्म बी। ठीक है, ए की आइसोमेरिक फॉर्म है बी और उसमें वो चेंज हो रही है बाय फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है मेरा बेटा, 1000 केल्विन दिया हुआ है। ठीक है, एनर्जी बैरियर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एनर्जी फॉर सच आइसोमेरिक ट्रांसफॉर्मेशन इज इतना। अब तुम बताओ ये किसकी वैल्यू दे रखी है अपने को? मैम थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 191.48 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर यानी कि ए दिया हुआ है। देखो अगर तुम्हें यही नहीं मालूम होगा ना फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए ही होता है, तो वो तो वैसे भी दिमाग से निकल जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा कि है क्या। आपको बताना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% ऑफ मॉलिक्यूल, ये 25 का क्वेश्चन था 2000। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% मॉलिक्यूल ऑफ ए टू बिकम बी, वो टाइम आपको निकालना है। यानी कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या निकाल दो, टी हाफ निकाल दो, है ना। और आपको पिको सेकंड्स में निकालना है। तो क्या लगता है क्या करें हम लोग, कौन सा वाला फॉर्मूले से जाएंगे, वही जो लिखवाया था मैंने तुम लोगों को? बोलो कौन सा फॉर्मूला था, बोलो बोलो। मैम log a minus EA upon 2.303 RT। log k is equal to log a minus EA by 2.303 RT, यही था। यस मैम। ठीक है, तो अब मेरे पास k तो है ही नहीं, तो मैं निकाल के ही आऊंगी वो। ठीक है, बट मेरे पास क्या a है क्या, हाँ मैम है, तो log 10 की पावर 20 हो गया। EA है, हाँ मैम है, तो एक काम करो r की वैल्यू सॉरी r की वैल्यू अगर तुम जूल में ले रहे हो तो इसको भी जूल में चेंज कर लो, फिर क्या कहते हो? ठीक है, नीचे 2.303 इंटू 8.314 जो उन्होंने कहा है वही लो। ठीक है, और टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर तुम्हें दे रखा है 1000। बोलो क्या कहते हो? तो यहाँ से क्या क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, आओ इधर, 1000 से 1000 गया। ठीक है, और log 10 की पावर 20 क्या होगा, 20 आगे आ जाएगा 191। अब तुमने, अगर तुम्हें याद हो जब मैं तुम्हें पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था ये तुम्हारे काम आएगा
कि 2.303 इंटू 8.314 की वैल्यू क्या आती है जब तुम सॉल्व करोगे, 19.1 आती है ना। तो मैं क्या करती हूँ, एक जीरो में ऊपर ले जाती हूँ, देखना एक बार क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है। और इसको अप्रोक्सीमेटली 191.48 को मैं क्या ले लेती हूँ, 191 ले लेती हूँ, बोलो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बस। तो ये 191 से 191 गया, तो log के कितना आ गया मेरा बेटा, 10। तो k कितना आ जाएगा, 10 की पावर 10, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है। उसने जान तुम नोटिस कर पा रहे हो, उसने कैलकुलेशन को इस तरीके से बनाया। अगर मान लो ये चीज पता है तो ठीक है, वरना निकालते रहना, मल्टीप्लाई करते रहना उसको। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आता है, इतना ही 19.14 समथिंग ही आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास टी हाफ निकालना। टी हाफ क्या होता है मेरा बेटा, 0.693 बाय के, और के क्या है, 10 की पावर 10। तो यानी कि 0.693 इंटू 10⁻⁻10। और 1 पिको सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, 10 की पावर -12, बोलो। तो मुझे मैंने इसको 10⁻⁻12 बनाना है, तो मैं -2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और -2 से क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। क्या कहते हो बताओ। यस मैम। तो ये 69 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 69 पॉइंट समथिंग पिको सेकेंड। आपको लगाना है नियरेस्ट इंटीजर में लिखना, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 69। तो इस तरीके से ये सवाल को सोल्व करना हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। आप टी हाफ निकाल लो, या फिर अगर मान लो आपके नहीं समझ में आया कि वहां पे टी हाफ निकालना है, तो आपने के निकाल लिया ना, तो के ये कर लो आप, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के, लोग 50% जो है मॉलिक्यूल पी बन चुके हैं, है ना, उसके लिए निकालना है। तो स्टार्टिंग में अगर 100 है तो कितने रह गए होंगे, 50। तो ये कितना आ जाएगा, 2। ऐसे करके भी आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं मेरा बेटा। कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, अगर मैंने ये बोला था कि अगर आप किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देते हो मेरा बेटा, ध्यान रखना ऐसी एंटिशंट कोई कैटलिस्ट नहीं डाल सकते, स्पेसिफिक। अगर आप किसी रिएक्शन में ध्यान रखना, कैटलिस्ट वैसे तो 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। बट अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ मेरा बेटा, किसकी, केमिकल काइनेटिक्स की, तो जब मैं कैटलिस्ट वर्ड यूज कर रही हूँ, इसका मतलब वही है कि वो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कैटलिस्ट का क्या काम है, खुद का देखो, खुद का काम बस यही है कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है उसको, और अपना काम करेगा और चलता बनेगा, उसका और कोई काम नहीं है कैटलिस्ट का। गेटिंग माई पॉइंट। ऐसी एक होता है इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होता है, वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस करता है, बट हम ऐसी चीज डालते ही नहीं है पहली बार, ठीक है। तो अगर हमें रिएक्शन को फास्ट करना है तो हम जनरली क्या यूज करते हैं, उसमें स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाए। अब देखो होगा क्या, मान लो ये वाला डायग्राम है जो मैंने पहले भी तुम्हें बनवाया था, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब तुम मुझे बताओ, ये तो रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये तुम्हारी क्या है, बोलो, प्रोडक्ट की एनर्जी है, बोलो की कहते हो, ठीक है मैम। और ये वाला जो डिफरेंस है, ये वाला प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, इसको मैंने क्या नाम दिया था, एंथैल्पी, ठीक है। और ये क्या है अपने पास, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अगर मान लो ये कब है, विदाउट कैटलिस्ट, जब मैंने कुछ नहीं डाला इसमें, नॉर्मल जो रिएक्शन हो रही है वही हो रही है। लेकिन अगर मान लो मैंने इसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अगर रिएक्शन फास्ट हो जाएगी तो देखो मैं इस तरीके से इसका एक डायग्राम तुम्हारे सामने दिखाना चाहती हूँ, ये देखो, देख रहे हो। तो कैटलिस्ट डालने से जो पहले मुझे इतनी चाहिए थी एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट डालने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ई डैश क्या है, वो वाली एक्टिवेशन एनर्जी है जब मैंने क्या यूज किया इसमें बेटा, बोलो, इन द प्रेजेंस कैटलिस्ट। यानी कि क्या किया कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर था उसको क्या कर दिया है,
कम कर दिया है। जहां पहले रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए थी प्रोडक्ट में जाने के लिए, अब उसको कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी। यानी कि कैटलिस्ट डालने पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया, फास्ट हो गया। बोलो। Yes, ma'am. यानी कि जब मेरा एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है तो मेरी रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट होती है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रेट कांस्टेंट क्या होगा, फिर ज्यादा होगा। ठीक है। और एक चीज तुम नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे, जब मैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये मैंने दिखाया है तो डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आया। पहले भी डेल्टा एच ये था, अभी भी डेल्टा एच ये है। देखो, देख रहे हो, डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं आया कैटलिस्ट डालने से। तो यानी कि कैटलिस्ट जो है डेल्टा एच की वैल्यू चेंज नहीं करता है। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो होगा क्या। अब मैंने तुम्हें आर्हेनियस इक्वेशन क्या लिखवाई थी मेरा बेटा, K इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है। Yes, ma'am. तो अगर मुझे मान लो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में लिखना हो तो मैं इसको एक काम कर दूं, केसी लिख देती हूँ, समझ जाओगे कि मैम ने लिखा है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो ए ई रेज टू द पावर माइनस ई सी बाय आर टी। बोलो, राइट। और अगर मैं बात करूं के यू का मतलब, यू का मतलब क्या, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन का मतलब कैटलिस्ट नहीं डाला है उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, ए ई रेज टू द पावर माइनस ई यू बाय आर टी। ठीक है। अब क्या ले लो, एल एन ले लो। ठीक है, एल एन ले लो। तो एल एन अनकैटेलाइज्ड मैं लिख देती हूँ, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। बेटा जब कैटलिस्ट नहीं डाला था उस केस में रेट कांस्टेंट क्या था। ठीक है। और ये क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है जी। देखो, तो एल एन के सी क्या हो जाएगा, एल एन ए माइनस ई सी बाय आर टी। बोलो। और एल एन के यू क्या हो जाएगा, एल एन ए माइनस ई यू बाय आर टी। ठीक है। Yes, ma'am. माइनस कर दो, एल एन के सी माइनस एल एन के यू। ठीक है, माइनस ई सी प्लस ई यू बाय आर टी। क्या लिखूंगी, कलर चेंज कर देती हूँ, एल एन के सी बाय के यू, एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन ए बाय बी, ई यू माइनस ई सी बाय आर टी। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब तुम्हें इसको रट्टा नहीं मारना है। अगर तुम्हें आर्हेनियस इक्वेशन पता है तो ये भी बनाने में क्या टाइम लगेगा, नहीं लगेगा टाइम। ठीक है। तो ये आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है। और जो बेटा जो कैटलिस्ट होता है ना, वो कैटलाइज करता है ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। ठीक है। जो रिएक्शंस खुद ब खुद हो रही है या उनको इनिशिएट करने की जरूरत पड़ती है फिर अपने आप होती है, उन रिएक्शंस को ही कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलाइज करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस को नहीं करता। ठीक है। तो एक ये पॉइंट आप ऐड कर लो। इतना हुआ, बताओ। Yes, ma'am. 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 Yes, ma'am. जैसे देखो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। आज मैं क्लास खत्म करूंगी, मतलब ये चैप्टर खत्म करूंगी, तो अगर 10 मिनट का एक्सटेंड भी हो जाता है बेटा तो वो मत करना है ना, क्योंकि आज मुझे करनी है ये, नहीं तो फिर लटकता रहेगा। फिर तुम मुझे मिलोगे वीरवार को, शनिवार को, तो संडे को तो टेस्ट है। ठीक है। देखो, एक कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ सर्टेन रिएक्शन फ्रॉम 75 टू 15। यानी कि कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट के डालने से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई। तो पहले कितनी थी, EA1 कितनी है, मान लेते हैं विदाउट कैटलिस्ट है 75, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कितनी हो गई, 15 हो गई। आपको बोला व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं अपन, वही कर लो। वो तो है, लेकिन कितना होगा ये भी निकालना रहेगा आपको। तो आप क्या करोगे, KA1 एक काम करते हैं, A1 को हम यहाँ पे ना वो लिख देते हैं, U लिख देते हैं, अनकैटलाइज समझ जाओगे ना आप लोग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और इसको C ले लेते हैं। तो KC क्या हो जाएगा, क्या एक काम करते हैं, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला ले लेते हैं जो अपन ने निकाला, ln KC बाय KU, और क्या था हमारे पास, EC माइनस EU माइनस EC RT।
ठीक है, बाकी तुम तो करके भी देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। तो KC बाय KU, EU कितना है मेरा बेटा 75 माइनस 15, R कितना है, कैलोरी में लेना है ना, देखो इधर बोलो। तो R की वैल्यू क्या लोगे, 2 कैलोरी होता है, 2 कैलोरी पर कैलोरी, बट ये यहाँ पे कैलोरी में है, तो यहाँ पे आप 2 × 10⁻³ करोगे किलो कैलोरी में चेंज करने के लिए। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 10। अब बेटा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ऐसे तो मैं ही करके चली जाऊंगी, क्या समझ में आएगा फिर। 1 कैलोरी में कितना होता है, मैम 4.184 जूल। अरे जूल में नहीं बोल रही, किलो कैलोरी में था ना ये ऊपर वाली एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसको किलो में चेंज करो ना। मैम डिवाइड कर देंगे ना 10,000 से। ठीक है, यस 1 मैम। कैलोरी इज इक्वल टू 10⁻³ किलो कैलोरी, क्योंकि 1 किलो कैलोरी क्या होता है 10⁻³ कैलोरी होता है। तो ये कितना आ गया, इनटू टेम्परेचर दिया हुआ है कि हाँ मैम 300 दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करना, ये कितना आ गया 60। ठीक है, ये आ गया 600, ऊपर चला गया 100 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 100। क्या आया है, ln KC बाय KU आया है। ठीक है, अब तुम इसको मन कर रहा है तो लोग में चेंज कर दो। ठीक है, लोग में चेंज कर दो, वरना क्या करो, क्योंकि ऑप्शन तो दे नहीं रखे तुम्हें, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, KC बाय KU e⁻100, और KC जो हो जाएगा KU × e⁻100। तो बेसिकली इतना चेंज देखने को, इफेक्ट जो मिल रहा है रेट, ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है रेट पे, निकाल सकते हो। अब इसका ऑप्शन नहीं, हाँ बोलो बोलो। मैम रेट ऑफ रिएक्शन पे भी ये सेम थी। हाँ राइट, तो आपको इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जब बोला है तो आपका जो ऑप्शन में मिलेगा वो आपको रेट कांस्टेंट ही मिलेगा, क्योंकि आपका बेसिकली कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, रिएक्शन क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा उस केस में। ठीक है, तो कितना बढ़ेगा, कितना चेंज आएगा, वो इतना चेंज आएगा। ऑल राइट, अगर उन्होंने लोग में पूछ रखा है तो लोग में चेंज कर लेना तुम लोग। हाँ जी बोलो। इंटीजर टाइप है नहीं, ये PYQ नहीं था, ये मैंने बुक से लिया है। ठीक है, तो अगर मान लो इंटीजर नहीं आएगा ये, अगर मान लो आता भी है तो वो फिर कुछ लिख के देंगे। ठीक है, और अगर मान लो MCQ आता है तो फिर आप उसमें ऑप्शन चेक कर लेना, अगर ई में दे रखा है, एक्सपोनेंशियल में समथिंग दे रखा है तो इसमें निकाल देना, वरना तुम क्या करोगे, लोग में चेंज कर देना, एलन को लोग में ले लेना। क्या कहते हो बताओ। यस मैम। तो इस तरीके से आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। दिख रहा है ना सबको, करिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए सोल्व। क्या दिया हुआ इसमें, एक रिएक्शन है जो कि 500 केल्विन पे हो रही है, सेम रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सेम रेट है, मतलब रेट कांस्टेंट भी क्या होगा उसमें, सेम होगा। उसके लिए टेम्परेचर मुझे कितना चाहिए, 500 केल्विन है, और सॉरी 400 केल्विन है। आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इफ द कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बाय 20 किलो जूल पर। मतलब कैटलिस्ट के डालने से हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर है वो कितने से कम हो जा रहा है, 20 किलो जूल से कम हो जाता है। और तुम्हें क्या यहाँ पे कंसिडर करना है कि रेट क्या है, सेम है। ठीक है, देखो ऑलराइट। तो क्या करेंगे हम, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी रिएक्शन अनकैटलाइज थी, या मैं बोलूं जब मैंने कैटलिस्ट डाला है
तो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कितने से कम हो गया है, -20 से कम हो गया, 20 से कम हो गया ना। तो EU माइनस क्या आ जाएगा, 20। EU क्या है, अनकैटेलाइज्ड, जब तुमने कोई कैटलिस्ट नहीं डाला था, और जब तुमने कैटलिस्ट डाला है तो एक्टिवेशन एनर्जी कितने से कम हो गई है, 20 से कम हो गई। गेटिंग माई पॉइंट और नो? तो अगर मान लो लेट से तुम EC कितना, EU मान लो तुम ले लेते हो 60, ठीक है, तो EC कितना आ जाएगा, 40 हो गया ना, कैटलिस्ट डालने से कम। तो वो ये बोल रहा है। अब तुम्हें क्या करना है, वही करना है जो मैंने बताया था। ln, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, ln KU/KC था, या तो निकाल लो अपने पास क्या था, रुक जाओ, KC इज इक्वल टू A e⁻⁻ है ना, और KU इज इक्वल टू A e⁻⁻EU/RT, ये दोनों सेम है, तो कर दो इक्वेट इसको। तो मेरे पास आ जाएगा e⁻⁻EC/RT। ध्यान रखना टेम्परेचर देखो अलग अलग है, इसको मैं मान लेती हूँ TC और इसको मान लेती हूँ मैं TU। e⁻⁻EC/RT बोलो। ln ले लो दोनों साइड, अगर ln ले लोगे तो ln ही क्या होता है, 1 होता है। बोलो मैम 100 है आंसर। 100 आ रहा है क्या? यस मैम। बाकी और बताओ, 100 आ रहा है तो ठीक है, फिर फटाफट करती हूँ मैं। तो EC कितना दिया हुआ है मेरा बेटा, EU आ गया, EU-20, और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में टेम्परेचर जो था वो कितना था, 400, ठीक है, और EU को EU ही लिखोगे, बस तुम्हें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा बेटा। तो ये आ जाएगा तुम लोगों का EU कितना आ जाएगा, 100। देख लो, हो गया। तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ गई तुम्हारी, 100 आ गई, देख रहे हो? यस मैम। पक्का आ गया, कंफर्म कीजिए बेटा। यस मैम। यस मैम। ठीक, यस मैम। चलिए आगे चलूं। देखो देखो, उसके अलावा मैंने तुम्हें रिवर्सिबल रिएक्शन करवा दी थी क्या, करवाया था मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन तुम्हें? यस मैम करवा दिए। मैंने ये बोला था कि मान लो A से B जा रहा है, उसके लिए जो आपका रेट कांस्टेंट है वो KF है, और B से वापस आ रहा है तो मैंने बोला था रेट कांस्टेंट उसके लिए क्या है, KB है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए ये हो जाएगी और बैकवर्ड के लिए ये हो जाएगी। जैसे अगर मुझे मान लो इसमें दिखाना है मेरा बेटा, तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे फॉरवर्ड मतलब रिएक्टेंट से अगर मुझे प्रोडक्ट में जाना है तो मुझे इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी जिसका मैंने नाम दिया था EAF, ठीक है। अगर मुझे वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाना है तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए होगी मेरा बेटा, EA बैकवर्ड आएगी वो, ठीक है। और हमारे पास डेल्टा H क्या था, डेल्टा H देखो क्या होगा, EA फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो इतने में से इतना माइनस कर दोगे ये आ जाएगा। और अब तुम मुझे बताओ रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, तो यानी कि EA फॉरवर्ड इसमें क्या है, EA बैकवर्ड से बढ़। बोलो क्या कहते हो, यही बोलूंगी ना तभी तो आएगा डेल्टा H पॉजिटिव, क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। उसके लिए उसके अलावा कुछ कैटलिस्ट वाले पॉइंट्स हैं, देखो ये वही पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले कैटलिस्ट जो है ऐसा नहीं है कि रिएक्शन को वो इनिशिएट करता है, वो सिंपल उसको क्या करता है, फास्ट करता है। और थोड़ा सा भी, क्योंकि कैटलिस्ट महंगे आते हैं, अगर थोड़ा सा भी तुम अमाउंट डाल देते हो कैटलिस्ट का तो वो कैटलाइज कर देगा रिएक्शन को, पहली चीज। दूसरी चीज, कैटलिस्ट जो है डज नॉट अल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है ना उसको वो चेंज नहीं करता है, उसको वो चेंज नहीं करता है, ठीक है। तीसरी चीज,
जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन करने में हेल्प करता है। मान लो अगर तुम्हारी कोई रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रही है 40 मिनट में, बट अगर तुम मान लो कैटलिस्ट डाल देते हो तो वही 75% रिएक्शन अब तुम्हारी क्या होगी, 40 मिनट से कम में हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो रिएक्शन को उसने स्पीड अप कर दिया। उसके अलावा डेल्टा एच की वैल्यू को वो चेंज नहीं करता है, डेल्टा जी की वैल्यू को चेंज नहीं करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को वो चेंज नहीं करता। और क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए होता क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी जो बैरियर है, जो पाथ है, एक अल्टरनेटिव पाथ जो है वो रिएक्शन को मिलता है, राइट। तो ये आपके क्या है, कैटलिस्ट के काम है। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर कैटलिस्ट मान लो यहाँ पे मैं कैटलिस्ट डाल देती हूँ, तो अब देखो कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी जितना फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कम होगी, उतना ही बैकवर्ड के लिए भी क्या होगी, कम होगी, सेम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखो एक बार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ना है इसको, क्वेश्चन को पढ़ो मेरा बेटा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दी हुई है फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए। कैटलिस्ट कितना आ रहा है, 20 मैम 20। और बताओ। फॉरवर्ड के लिए कितनी दी हुई है? बाकी बच्चे क्या आते हो करने, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो बाकी बच्चे। मैम यहाँ पे सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रही है, तो मैम डेल्टा एच थोड़ी ना चेंज होगा। हाँ, तो बीसी तो आएगा उनसे। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की आप लोगों को दे रखी, तो डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पे, 20 आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, और कितने से कम हुई है, 100 से हुई है, तो एंथैल्पी भी सेम ही आएगा। ठीक है, बेशक निकाल के भी दे सकते हो। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये कितने से बोला, 100 से कम हुई है ना, यानी कि 80 हो गई होगी, और ये कितनी हो गई होगी, 100 हो गई होगी। तो इसका भी चेंज मतलब एंथैल्पी कितना आया, 20 आएगा। यस मैम। हाँ, यस, दिस इज अ PYQ। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम एक इम्पोर्टेंट चीज पे, जिससे आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं। देखो अभी तक मैं क्या डिस्कस कर रही थी, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन डिस्कस कर रही थी, है ना, जिसमें तुम्हारा पहाड़ की ऊंची चोटी दिख रही थी, ट्रांजिशन स्टेट दिख रही थी। बट अगर मान लो मैं यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर लूं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं, है ना। एक से ज्यादा स्टेप में होंगी तो मतलब कुछ स्टेप जो होंगे फास्ट होंगे, है ना, कुछ स्टेप क्या होंगे, स्लो होंगे। बोलो क्या कहते हो। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन होती है, इंटरमीडिएट बनता है। इसमें क्या बनता है, इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट तो हर उसमें बनेगी रिएक्शन में, क्योंकि हर किसी में बॉन्ड बनते हैं, टूटते हैं। बट एलिमेंट्री रिएक्शन जहां पे एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही थी, वहां पे तुम्हारा इंटरमीडिएट नहीं बनता है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है। तो मैम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है इंटरमीडिएट दिखा रहा है, वो मैं तुम्हें बताऊंगी। तो पहली चीज इंटरमीडिएट बनता है, दूसरी चीज एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्शन होती है, तो कुछ स्टेप हो सकता है स्लो हो और कुछ स्टेप हो सकता है फास्ट हो। गेटिंग माय पॉइंट। फिर वो कह रहे हैं एक ये पॉइंट है, इसको लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो कोई ज्यादा जरूरी भी नहीं है। वो कह रहे हैं जितने स्टेप का मैकेनिज्म होगा उतनी ही ग्राफ में क्या आएंगी, पीक्स आएंगी। पीक्स मतलब समझते हो, पहाड़ की ऊंची चोटी। ठीक है,
एंडोथर्मिक के लिए तुम सबको पता है डेल्टा एच कितना होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है रिएक्टेंट से। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच लेस देन 0 होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है प्रोडक्ट से। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। और जो हमारी रिएक्शन स्लो होती है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और जो रिएक्शन हमारी फास्ट होती है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या होगा? कम होगा। जैसे एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये कुछ एग्जाम्पल समझ लो, या एक मैं बोलूंगी, देखो कि कैसे मैं बोल रही हूँ अभी तक। देखो जैसे मान लो कि रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है, ए से बी में भी जा रहा है, बी से ए में भी जा रहा है। माइक म्यूट कर लीजिए। जब ये ए से बी में जा रहा है तो कैसी रिएक्शन है? स्लो। देखो ना, तो ये चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए, और बी से ए में जा रहा है तो रिएक्शन कैसी है? फास्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी देखो तुम्हें ही दिख रहा है कितने कम चाहिए, समझ रहे हो? तो यानी कि ए से बी जाने में ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और बी से ए में जाने के लिए वो रिएक्शन क्या है? फास्ट है, मतलब जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है। बोलो हाँ या ना? तो यानी कि ये क्या है फिर हमारी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो गई? एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। जैसे इसमें देखो, मान लेते हैं सी से डी में जा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा इसका प्रोसेस क्या है? फास्ट है। तो यानी कि ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट से रिएक्ट, मतलब डी से सी में जाने के लिए। तो आपको दिखाई दे रहे इस तरीके से। ऑलराइट, ऐसे आप ये बता सकते हो मेरे को दोनों ही स्लो हैं, तो दोनों में ही क्या चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। ठीक है मैम, इसको हम पेपर में आएगा तो कैसे देखेंगे? पेपर में कैसे आएगा उसके लिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। समझ में आ गया ना? जब रिएक्शन स्लो होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, जब रिएक्शन फास्ट होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। सिंपल सी बस यही मैंने तुम्हें बात बताई है। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, देखो एक ही एग्जाम्पल है, देखो इसको। हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ कह रहा है? देखो एक एग्जाम्पल है, वो कह रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने का जो प्रोसेस है वो क्या है? एक्सोथर्मिक है। क्या तुम लोगों को ये समझ में आ रहा है सबको? तो यानी Yes, कि ma'am. अगर Yes, मैं ma'am. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहाँ पे बनाती हूँ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस में मेरा बेटा दिखाती हूँ, तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या दिखाऊंगी मैं? ज्यादा, और प्रोडक्ट की क्या दिखाऊंगी? बोलो तुम? कम दिखाऊंगी, तभी होगा एक्सोथर्मिक। फिर वो कह रहे हैं कि 2 स्टेप में हो रही है, देख रहे हो 2 स्टेप में हो रही है। तो रिएक्टेंट से जब R से X में बन रहा है वो स्टेप क्या है मेरा? स्लो है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। बोलो। और X से जब P में जा रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि रिएक्शन कैसी है? हो जाएगी। तो मैं कुछ ऐसे दिखाऊं इसको, देखो बोलो हाँ या ना? सोचो। इंटरमीडिएट के बाद पीक क्यों आएगी? अभी बताती हूँ। ये देखो, जब आपका रिएक्टेंट X में जाएगा, देखो एक बार रिएक्टेंट से X बन रहा है। अब तुम्हें ये देखना है कि इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या है। X जो है फर्स्ट वाले स्टेप के लिए प्रोडक्ट का काम कर रहा है, सेकंड वाले स्टेप के लिए क्या काम कर रहा है? वो रिएक्टेंट। यानी कि X हमारा क्या है इस ग्राफ में? इंटरमीडिएट है। बोलो। यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. और फिर तुम्हारा बनेगा P, यानी कि आपको रिएक्टेंट R से X तक जाने के लिए भी कुछ एनर्जी तो चाहिए होगी। वो ये एनर्जी दिखाई दे रही है तुम्हें? दिस इज द एनर्जी। बोलो हाँ या ना? तो जो भी R होगा उसमें भी क्या हो रहा होगा? बॉन्ड बन रहे होंगे, बॉन्ड टूट रहे होंगे, जिसको आप किससे दिखा रहे हो? ये पहाड़ की ऊंची चोटी क्या दिखा रही है? ट्रांजिशन स्टेट। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. फिर जब X बनेगा, X से फिर किस में जाएगा? P में जाएगा, और वो वाला स्टेप क्या दिखा रहा है? फास्ट। यानी कि जब ये जा रहा है तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए हमें? कम चाहिए। देख रहे हो? कम चाहिए। Yes, ma'am. ऑलराइट, अब देखो R से पूछ रहा था हाँ कि हाँ X बोलो, से डायरेक्ट पी में क्यों नहीं गया बिना पीक के? कैसे जाएगा? पीक बिना पीक के कैसे जाएगा मेरा बेटा?
ये तो बनेगी कॉम्प्लेक्स जब रिएक्शन है। जब आपका एक इंटरमीडिएट बनता है तो उसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट होती हैं। मतलब जब आपका एक ये वैली आएगी तो पहाड़ की 2 ऊंची चोटी तुम्हें दिखाई देंगी, एक तो हो ही नहीं सकता। और इसलिए बोला जाता है जितनी जो तुम्हारा इंटरमीडिएट होगा, या मैं बोल दूं जो तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेट होगी, वो हमेशा एक ज्यादा होती है किससे? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। जब तुम वो पढ़ते हो ऑर्गेनिक में, जीओसी पढ़ते हो, तो वहां पे भी ये आपको प्रोफाइल डायग्राम वहां पे बनाया जाता है। मैं भी +1 बनवाऊंगी इस जब साइड तुम्हें नहीं आएगा। हेलोएरिन्स पढ़ाऊंगी वहां। मैम +1 इंटरमीडिएट के साइड नहीं आएगा। क्या? मैम ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू इंटरमीडिएट +1 होगा ना। उसका मतलब वही होता है। एक ही बात है ना वो तो। यहाँ पे 2 ट्रांजिशन स्टेट है ना। मैम बट इंटरमीडिएट तो एक ही है। हाँ तो मैंने यही तो लिखा है, इंटरमीडिएट। अच्छा ओके। मैम 1 इंटरमीडिएट के साथ आएगा। एक मिनट रुक जाओ। मैं उस प्लस को माइनस कर दूं। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ। तो ट्रांजिशन स्टेट आपकी क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट +1। ठीक है, तो यानी कि आपकी इंटरमीडिएट जितने भी होंगी उससे ज्यादा क्या होंगी? एक ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट। अगर इंटरमीडिएट आपका एक है तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी? तो ये आपको याद करना ही है, मतलब पता ही होना चाहिए। अगर किसी में मान लो 2 ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, पहली बात तो वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा, एक तो ये चीज पता लग गई। और अगर किसी में 2 ट्रांजिशन स्टेट बन रही है यानी कि वहां पे एक इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, और उसके अलावा और क्या चेक कर सकते हो तुम? यहाँ पे देखो जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ठीक नहीं है। जब रिएक्टेंट से एक्स में जा रहा है, जो भी तुम्हारा आ रहा है वो एक्स में जा रहा है, तो वहां पे आपको क्या दिख रहा है? प्रोडक्ट की एनर्जी। ये तो प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है ना फर्स्ट स्टेप के लिए, तो एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर ट्रांजिशन स्टेट क्या है, पहले वाला लेक्चर पढ़ के आओ, मैंने पूरा पौना घंटा ये बताने में लगाया था कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है बेटा फ्रेंड्स, है ना। तो ये क्या है आपका? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा है। ठीक है, एक्स से पी क्या है मेरा बेटा? एक्सोथर्मिक है, तो आप देख ही रहे हो इसकी एनर्जी क्या है? कम है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। ये देखो, पहले ये वाला क्वेश्चन तुम करो, इसको सॉल्व करो तुम। आसान सवाल है, दिस इज ऑल्सो PYQ। चलिए देखो बेटा क्या है। अगर कोई बीच क्लास में आता है विदाउट अटेंडिंग प्रीवियस क्लासेस, तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ कि आपको समझ में आएगा। ये टॉपिक ऐसे नहीं है कि आपका जब मन करेगा किसी भी क्लास में आ जाओगे और समझ में आ जाएगा। इतना आसान तो है ही नहीं, इतना आसान तो तुम्हारा बोर्ड ही नहीं है 12वीं का। जेई का तो क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? तो अगर आप लोग एकदम से क्लास में जंप करोगे विदाउट नोइंग एनी प्रीवियस कॉन्सेप्ट, सो नहीं समझ में आएगा। अब ट्रांजिशन स्टेट ही नहीं पता, तो ये जो पहाड़ की ऊंची चोटी में करी जा रही हूँ वो नहीं समझ में आ रहा होगा। तो अगर क्लास में आना है तो रेगुलर आओ, वरना रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल है। ये तो वही बात होगी, पूरी पिक्चर खत्म होगी और यही नहीं पता कि विलेन कौन था।
क्या हो रहा है, क्या आ रहा है इसका? मैम 8 है। आंसर 8 आ रहा है क्या? बाकी एक बार निकाल के देखो, आंसर नहीं मालूम है मेरे को इसका कितना। आ रहा है 8 ही आ रहा है क्या? ln k वर्सेस 1/t एक्टिवेशन एनर्जी निकालना, तो स्लोप क्या होता है मेरा बेटा? -EA/r होता है ना, माइनस ये बाय। Yes, ma'am. ठीक है? ओके, ऑल राइट। अभी स्लोप निकालना पड़ेगा मुझे, कैसे निकालूंगी? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, यानी कि यही आ जाएगा, देखना 20 माइनस 0 बाय 5 माइनस 0, यानी कि 4 आ जाएगा। बोलो -EA/r, क्योंकि नेगेटिव में नहीं लोगे तो मोड ही ले लो इसका, तो EA क्या हो जाएगा? 4 इंटू R। अब R तुम्हें क्या बोला उसने? 2 में, क्यों? क्योंकि आंसर किस में रिकॉर्ड करना है? कैलोरी में। 8 आ जाएगा, 8। ठीक है, चलिए एक बेटा आते हैं इस टाइप के सवाल। इस टाइप के सवाल जनरली आपको थ्योरी में नहीं देखने को मिलते हैं कभी भी, मैंने भी नहीं कराया ये। अब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी कि हाउ टू अप्रोच दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो दिया क्या हुआ है, फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप, मतलब कोई एक रिएक्शन है जो कि 3 स्टेप में हो रही होगी, और उसका जो रेट कॉन्स्टेंट निकल के आया वो ये आया। नेट जो रेट कॉन्स्टेंट आया है वो K1 K2 बाय K3 आया है। आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, आपको ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। देखो सबसे, अगर आपको डायरेक्ट सीखना है तो मैं डायरेक्ट बता दूंगी, वरना अगर आपको ये देखना है कि जो भी मैं लिखूंगी वो आया कहाँ से, तो आओ फिर देखो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आरएनएस इक्वेशन सबको पता है ना, तो के ये क्या हो जाएगा? ए रेज टू द पावर ए नेट ई रेज टू द पावर माइनस ए नेट एक्टिवेशन एनर्जी, नेट मतलब ओवरऑल, ठीक है, बाय आरटी। इसको कैसे लिखोगे? A1 e रेज टू द पावर माइनस E1 बाय आरटी। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. इसको कैसे लिखोगे? A2 e रेज टू द पावर माइनस E2 बाय आरटी, और इसको लिखोगे आप A3 e रेज टू द पावर माइनस E3 बाय आरटी। ठीक है, तो अब इसको बस तुम्हें क्या करना है? कंपेयर करना है। तो A नेट e रेज टू द पावर एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल बाय आरटी, तो A1 इंटू A2 बाय A3। इसको आप कैसे लिख पाओगे मेरा बेटा? देखना, मैं थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं यहाँ इस तरीके से लिख रही हूँ, -E1 माइनस E2 प्लस E3 बाय आरटी। कंफर्म कीजिए, -E1 माइनस E2 प्लस E3। यस मैम। यस मैम। अब मुझे ई रेज टू द पावर माइनस चाहिए, तो मैं एक काम करती हूँ, हटा दूं क्या इसको? ये लिख लिया सबने? येलो वाला लिख लिया? यस मैम, लिख लिया। अरे क्या बात है, कुछ नहीं लिखा मैम। देखो फिर क्या हो जाएगा? A1 इंटू A2 बाय A3 ई रेज टू द पावर माइनस, अगर कॉमन ले लूंगी तो E1 प्लस E2 माइनस E3 हो जाएगा, और जो मेरे पास A ओवरऑल है e रेज टू द पावर माइनस E ओवरऑल बाय RT। कैन यू फाइंड आउट द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी हियर? क्या आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी? E1 प्लस E2 माइनस E3, यानी कि 40 प्लस 50 माइनस 60, यानी कि ये आ 30। जाएगा 30। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो किया क्या है मैंने? तुम्हें ये डेरिवेशन थोड़ी ना करनी है पेपर में, तुम्हें ये देखना है जैसा भी एक्सप्रेशन हो, अच्छा गंदा, अगर तुम्हारा मल्टीप्लाई में है रेट कांस्टेंट तो तुम्हें वो वाली एक्टिवेशन एनर्जी ऐड कर देनी है, और अगर जो डिवाइड में रेट कांस्टेंट है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है। बस यही करना है। अगर मान लो तुम्हें ऐसा कुछ दे रखा हो मेरा बेटा, देखना इधर, ऐसे केस में क्या करोगे? तुम दोबारा डेरिवेशन नहीं करने बैठोगे, तो जो मैं बता देती हूँ, जो चीज पावर में होती है वो क्या आ जाएगी? इसमें आगे आ जाएगी, आगे आ ये जाएगा। बन जाएगा EA1 प्लस EA2 माइनस EA।
ठीक है, तो आपको वहां पे डेरिवेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताई है ताकि तुम्हें पता हो ये आया कहाँ से। बाकी तुम डायरेक्ट याद रखोगे। पहले नहीं आते थे ये सवाल, लेकिन ये 2025 में भी आया है, 2024 में भी आया है और 2023 में भी आया है। एक मैंने ये करा दिया, बाकी 2 क्वेश्चन मैंने 7th वाली डीपीपी में भी डाले। ठीक है, तो Yes, आप ma'am. लोगों को ये Yes, ma'am. आने Yes, ma'am. चाहिए इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, जैसे देखो एक ये क्वेश्चन करके देखो, ये देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से आया हुआ है मैम 2023। पावर का क्या बताया था? पावर का ये बताया था मेरा बेटा, अगर मान लो 1/2 1/3 कुछ भी है, पावर को आगे लिख लेना बस। जैसे 1/2 है ना पावर में, तो 1/2 आगे आ जाएगा और अंदर वही हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो ऐड, डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट। ओके मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके देखो, 2023 में आया था। देखो बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब वही ट्रांजिशन स्टेट। इंटरमीडिएट्स कितने हैं? मैम 2। मैम 2। मैम 2। अगर इंटरमीडिएट 2 हैं तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी? 3। मैम 3 होंगी। और रेट डिटरमाइन स्टेप मतलब स्लो स्टेप? मैम 2। ये वाला क्या है? दूसरा स्लो वाला। स्टेप। तो आंसर क्या आ जाएगा? मैम रेट डिटरमाइनिंग वाला तो बताना एक बार। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या होता है? भूल गए? स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यस मैम, हाँ ठीक तो है। अगर स्लो स्टेप है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी उस वाले स्टेप के लिए? सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे Yes, ज्यादा ma'am. एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हें कहाँ दिख रही है? यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको बहुत दिक्कत आ रही है, मतलब इस वाले केस में सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिएगी स्टेप नंबर 2। ठीक है, तो Yes, ऑप्शन ma'am. क्या आ जाएगा इसका? सेकंड आ Sure. ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो दे देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोलिजन थ्योरी। देखो कोलिजन थ्योरी में बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनते, इसमें अगर मिलता भी है क्वेश्चन तो लाइक ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं, बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग कोलिजन थ्योरी। तो ऐसे सवाल आते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ व्हाई वी स्टडी कोलिजन थ्योरी, है ना। और इसमें जो मेन चीज है बस हमें वही डिस्कस करनी है, ज्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी है इसकी। देखो जैसे कि तुम लोगों को याद होगा मेरा बेटा, मैंने तुम लोगों को आर्हेनियस इक्वेशन बताई थी, ये वाली बताया था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, इसमें ma'am. थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। तो मैंने कहा था के तुम्हारा रेट कांस्टेंट है, ए मैंने तुम्हें बोला था आर्हेनियस फैक्टर है, कोलिजन फैक्टर भी बोला था। मैंने कहा था कि ए जो है रेट ऑफ कोलिजन भी बताता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी, मतलब मॉलिक्यूल्स के पास क्या एनर्जी है, कम है ज्यादा है, इसको लेना देना नहीं था। ये कहता था कि अगर कोलिजन हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो हमारा ए भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, और ये हमें क्या बताता था? e raised to the power minus e by RT। ऐसे कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू है एक्टिवेशन एनर्जी की। गेटिंग माय पॉइंट? ये सब था। तो जो आपका आर्हेनियस इक्वेशन थी बेटा, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स पे थी, मतलब जो छोटे छोटे आपके बेसिकली अगर मैं बोलूं छोटे छोटे अगर आप मॉलिक्यूल्स लेते हो तो उसमें ये बात ठीक है। कोलिजन फैक्टर देख रहे हैं, एनर्जी कितनी है। एक बात बताओ, अगर मैं मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स ले लूं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ले लूं, मतलब बड़े बड़े अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, देखो मान लो मेरे पास बड़े मॉलिक्यूल, पहले हम छोटे वाले का कंसिडर करते हैं। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे तो उनमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि वो टकरा तो रही है, बोलो हाँ या ना, और उनको फील भी होगा बिकॉज छोटे छोटे हैं। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन Yes, अगर ma'am. तुम मान लो लेट्स से कि एक बड़ा आदमी है बहुत, ठीक है, और एक छोटा है, अगर वो उसके साइड से चला जाएगा थोड़ा वो टच भी हो जाएगा, उसको ज्यादा फील भी नहीं होगा। बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. बट छोटे Yes, वाले ma'am. में फील होगा।
लेकिन अगर आप, बेटा लेट मी कंप्लीट, अगर आपके पास मान लो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल हैं, तो अगर मेरा बेटा वो जा रहे हैं साथ में टच, मतलब हो रहे हैं, मान लो उसके साइड में से ही गुजर जा रहे हैं, मान लो साइड में से ही गुजर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों का? कोलिजन तो हो ही नहीं रहा, देख रहे हो आप? यस मैम, नहीं हो रहा। यानी कि जो आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उनमें क्या होगा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है, क्योंकि मैंने याद करो तुम्हें बताया था कि आपका रिएक्टेंट कब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। पहली चीज मैंने बोली थी कि जब वो आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। दूसरा मैंने बोला था कि जब उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, ये भी एक क्राइटेरिया बताया था, लेकिन यहाँ वहां मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया था कि जो मॉलिक्यूल है उनमें क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो जो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन वाली बात है वो किस चीज पे लागू होती है, एप्लीकेबल होती है? जो मॉलिक्यूल तुम्हारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ऑब्वियस ही बात है जो स्ट्रक्चर होगा वो भी क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, स्टीरिक क्राउडिंग भी होगी, आप समझ रहे हो? तो अगर मान लो एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे कैसे भी पोजीशन में आ रहा है और मान लो साइड से निकल गया, तो कुछ हुआ ही नहीं, कोलिजन तो हुआ नहीं, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं। यानी कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जरूरी हो जाता है कि उनमें क्या हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो यानी कि अब कोलिजन थ्योरी क्या थी, ये भी एक्सप्लेन करता है कौन से वाले मैकेनिज्म को, बायोमोलिकुलर गैसियस एलिमेंट्री रिएक्शंस को एक्सप्लेन करता है ये। ऑलराइट, दूसरा इसने क्या किया, अब उसको भी पता है भाई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, जब मैं ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगी आप देखते हैं ना बड़े बड़े रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कोलिजन थ्योरी ने अंदर का स्ट्रक्चर, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं कंसिडर किया, उसने कहा भाई सही बॉल की तरह कंसिडर कर लो सब, तो हार्ड स्फीयर की तरह कंसिडर कर लिया। फिर कहते हैं रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट व्हेन मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, मॉलिक्यूल को कोलाइड होना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ले लिया तो उसमें आपका कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन मैं बोलूंगी वर्ड, वहां पे आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन भी मैटर करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो ये आपको, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्या? पहली चीज, जो रिएक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, यहाँ पे है ना, एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए मेरा बेटा, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना पड़ेगा। तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था, आना एक बार, मान लो तुम्हारे पास 1000 मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें से मान लो लेट्स से 50 ऐसे हैं जो कोलाइड कर रहे हैं विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, और उसमें से भी जरूरी नहीं है सबके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी, मान लो उसमें से 20 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या है, एनर्जी है, तो अब वो 20 किस में कन्वर्ट होंगे फिर बताओ? प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम Z से दिखाते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी? आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, नंबर ऑफ कोलिजन जो हो रहे हैं रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक सेकंड में एक ml वॉल्यूम, वो क्या बताता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी बताता है। तो मैम अब हम ये बताओ हमें करना क्या है? तो यानी कि आर्हेनियस इक्वेशन में, ध्यान सुनो, आर्हेनियस इक्वेशन में प्रॉपर ओरिएंटेशन जैसा कुछ कंसीडर नहीं किया था, जबकि कोलिजन थ्योरी में हम क्या कर रहे हैं, ओरिएंटेशन वाला फैक्टर इंक्लूड करेंगे। बोलो हाँ या ना? तो इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन होगी, तो इनको फैक्टर को कंसीडर करके जो हमारा रेट आता है मेरा बेटा, वो क्या आता है? ये आता है, ठीक है। जो रे, अब देखो ना तुम ध्यान से, यहाँ पे क्या है, पी क्या है मेरा बेटा, यहाँ पे ओरिएंटेशन फैक्टर है, या तुम बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी या स्टीरिक फैक्टर है, जो कि क्या कंसीडर कर रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये क्या है? ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी की कितने कोलिजन हो रहे हैं। देखा जाए तो ये आरएनएस फैक्टर भी तो वही था, कोलिजन फैक्टर, याद करो,
और ये क्या बता रहा है Yes, ma'am. कि मॉलिक्यूल के पास क्या है, कितनी एनर्जी है ना? मैम जेडी क्या है? इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी है या नहीं है। तो यानी कि एक तो एनर्जी बहुत मैटर करती है, कोलिजन तो होना ही चाहिए, बट दैट कोलिजन शुड बी प्रॉपर कोलिजन, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तब बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है, ये मैंने देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन को ही दिखा रखा है, देख रहे हो, इधर आओ। अब मान लो ये रिएक्टेंट है, बहुत नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं जब वो कोलाइड करेंगे आपस में, हो सकता है ना 360 डिग्री में, भाई वो कैसे भी कर सकते हैं कोलाइड, बोलो हाँ या ना। बट जहां पे उनका अलाइनमेंट प्रॉपर होगा वहीं पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे देखो, एक मैंने प्रॉपर दिखा रखा है, एक इम्प्रॉपर दिखा रखा है। प्रॉपर में देखो ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये इसके साथ कर रहा है, तो बन गया ना प्रोडक्ट। इम्प्रॉपर में क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है इम्प्रॉपर वाले की, ये देखो ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से मॉलिक्यूल आ रहे हैं, तो ए और बी तो हो गए, टकरा रहे हैं, इनका क्या हुआ, इनका क्या हुआ, मतलब यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। और अगर नहीं है तो वापस से आपको रिएक्टेंट मिल जाएगा भाई साहब, प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट नहीं होगा। तभी तो मेरा बेटा, अगर मान लो सारे कोलिजन ही आपके इफेक्टिव कोलिजन होते, मान लो 1000 के 1000 मॉलिक्यूल तुम्हारे प्रोडक्ट में चेंज हो गए, तो रिएक्शन तो विद इन सेकेंड्स हो जाती, बोलो हाँ या ना। लेकिन हम मैम सबका ओरिएंटेशन ठीक होना चाहिए यार यूं, लेकिन हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि मैम कुछ रिएक्शन स्लो है, कुछ रिएक्शन फास्ट हो रही हैं, आप समझ रहे हो। यानी कि कहीं ना कहीं तो ये वाला फैक्टर क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। अब इतने सारे मॉलिक्यूल में कुछ ही कोलिजन क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। कोलिजन का मतलब क्या होता है, जब कोलिजन हो रहा होता है तो उस टाइम पे पुराने बोन टूट रहे होते हैं और नए बोन क्या हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। ठीक है, हाँ बोलो। Yes, ma'am. मैम सबका ओरिएंटेशन जैसे कन्वर्ट हो रहा है कोलिजन में, तो सेम होना चाहिए। ऐसे जो ऊपर वाला एग्जांपल था उसमें सामने सामने आ रहे थे, दो प्रोडक्ट बन गए, नीचे वाले मैम दो ही कोलाइड कर रहे थे, तो उसमें ऐसे हो सकता है कि एक प्रोडक्ट बन जाए एक ना बने, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई रिएक्शन ऐसे नहीं होती, जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेते हो ऐसा तो नहीं आधा कुछ बन जाए आधा कुछ बन जाए, जो बनना होता है वही बनता है ना। तभी तो Yes. देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ही नहीं हुई। तो जो आपका निकल के आता है दोनों फैक्टर को इंक्लूड करके, ये निकल के आता है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, बस इतना ही था कोलिजन थ्योरी में। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है, और ये 2 क्वेश्चन है जो मुझे आप लोगों को कराने थे। तो कोलिजन थ्योरी में समझ में आ गया ना, एक नया फैक्टर इंक्लूड हो जाता है पी, और जो ये पी है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, और जनरली एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए पी की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। देखो अगर पी 1 होगा तो वही आरएनएस इक्वेशन के साथ एग्रीमेंट में आएगा, हाँ या ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा। ठीक है, ओरिएंटेशन बहुत मैटर करता है। तो जनरली इसका लेस देन जो होता है, पी जो होता है वो लेस देन 1 आता है। हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है, तो वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है कि इसके लिए पी ये है, इस रिएक्शन के लिए ये है, आपको याद नहीं करता। और कई बार क्वेश्चन में क्या है, वो अपनी मर्जी का दे देते हैं। मान लो कई बार वो 4 भी दे सकते हैं, एग्जामिनर का कुछ भरोसा नहीं है, तो आप एग्जामिनर वाला कंसिडर करके आओगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इन जनरल स्टीरिक फैक्टर क्या होता है या ओरिएंटेशन फैक्टर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए क्या होता है? लेस देन 1। बस ये एक आपको इक्वेशन ध्यान रखनी थी और इसमें कुछ भी नहीं करना थी। ठीक है, बोलो। यस मैम। Yes, अब ma'am. ये एक बार फटाफट से ये क्वेश्चन कर लो, देखो ध्यान से देखना, 5 मिनट और लूंगी मेरा बेटा। तुम्हें एक एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है रिवर्सिबल, और तुम्हें dA/dt का एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं कि बेटा एक तो ये है रिएक्शन जो A2 से 2A में जा रही है, ऐसे समझने के लिए बता रही हूँ, उसका रेट कांस्टेंट K1 है, और 2A से वापस A2 की तरफ आ रही है जिसका रेट कांस्टेंट कितना है? इतना, हाँ या ना? K इनवर्स मतलब बैकवर्ड के लिए। तो Yes, अगर ma'am. मेरा बेटा, मैंने तुम्हें फर्स्ट रिएक्शन में रेट लिखना सिखाया था, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, और रेट Yes, ऑफ रिएक्शन को फिर रेट लो से रिलेट कराया था।
तो अगर मान लो मुझे dA by dt लिखना है तो कैसे लिखूंगी मैम, हाफ dA by dt, यही लिखूंगी ना, माइनस dA2 by dt, ये किसके बराबर होगा, K1 A2 के, बोलो हाँ या ना। क्या हम ये पढ़ चुके हैं? यस मैम यही है। इसके लिए कैसे लिखोगे, हाफ माइनस में dA by dt, ठीक है, dA2 by dt के -1 A का स्क्वायर, क्योंकि रेट लो आप कैसे लिखते हो डायरेक्टली, मैम एलिमेंट्री तो आ रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर 2। अब मुझे इसमें से क्या चाहिए, तुम मुझे बताओ। मुझे dA by dt चाहिए ना, तो मैं इसको हटा दूं, ये देखना एक बार, मैम हटा दो इसको, देखो हटा दिया, मुझे काम का ही नहीं है वो, तो मैं क्यों लिखूं। तो dA by dt ये क्या आ जाएगा, ये नहीं आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस dA by dt, बोलो हाँ या ना। तो dA by dt क्या आ जाएगा, बता दो मैम, 2K1 A2 A2 माइनस 2K1 के माइनस। बस क्या ये क्या हमने पढ़ नहीं रखा, पढ़ रखा है, लेकिन बस थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया उसने क्वेश्चन, ठीक है। मैम आप एक बार तो इस question तरीके repeat से कर दो। क्वेश्चन करना था। बोलो फिर से बोलो। मैम एक बार क्वेश्चन। मैम ये 2 डिवाइड नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे 2 डिवाइड नहीं होता है मेरा बेटा। जब आप यहाँ पे dA by dt ले रहे हो तो यहाँ पे देखो दोनों dA by dt है, बट एक जगह पे क्या हो रहा है, इसका अपीयरेंस हो रहा है, और एक जगह इसका क्या हो रहा है, डिसअपीयरेंस हो रहा है। तो जब अपीयरेंस होता है वो वाला पॉजिटिव में आएगा, और जहाँ पे डिसअपीयरेंस हो रहा है वहां पे नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि dA by dt ये है ना, और dA by dt ये कितना है, माइनस में, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन मैम नंबर आपने इसे माइनस करा है, माइनस लिखा है ना। तो मैम 2 DA by dt आना चाहिए ना इधर, कहाँ पे? ये LHS में। नहीं, 2 क्यों आएगा मेरा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें क्या निकालना है, dA by dt का निकालना है ना। अपीयरेंस में कोफिशिएंट हट जाता है। देखो dA by dt निकालना है ना तुम्हें, ये इसने दिया भी हुआ है, तो कोफिशिएंट को तो पहली बात लोगे नहीं, तो dA by dt तुम्हारा 2K1 A2 है, और माइनस dA by dt कितना है, 2K इनवर्स A स्क्वायर है। तो जब तुम DAT ओवरऑल लिखोगे तो क्या लिखोगे, है तो एक ही रिएक्शन ना, एक फॉरवर्ड में जा रही है, एक बैकवर्ड में जा रही है। तो पहले केस में क्या है, जब फॉरवर्ड में जा रही है तो A अपीयर हो रहा है, कितना रेट है, कितना है उसका, 2K1 A2, और जब वो बैकवर्ड में जा रही है तो क्या हो रहा है, वो डिसअपीयर हो रहा है, तो उसका कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है ना आगे, तो यू हैव टू राइट विद माइनस साइन। अगर मान लो वो पूछता माइनस dA by dt तो क्या होता, तो वहां पे क्या होता है, 2K1 K इनवर्स A स्क्वायर माइनस 2K1 A2, ऐसे लिखा जाता। ओके मैम। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको ये रिएक्शन दे रखी है, करने का ट्राई करो। A से B जा रहा है, रेट कांस्टेंट K1 है, B से C में जा रहा है, रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है, दिख रहा है। A से B में जा रहा है, यानी कि पहले वाले के लिए B क्या है, प्रोडक्ट है, दूसरे के लिए B क्या है, रिएक्टेंट है। तुम्हें बोल दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B कितना दिया हुआ है, इन्होंने 0 दिया हुआ है, तुम्हें B की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, समझे। तो क्या लिखोगे, यहाँ से dB by dt क्या हो जाएगा, बताना मेरे को, K1 है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। और यहाँ से माइनस dB by dt क्या हो जाएगा, K2B। यस मैम। तो dB by dt क्या हो जाएगा, अब तुम मुझे बताओ, K1 है माइनस K2B, ये तो 0 ही है, यानी कि K1 है इज इक्वल टू K2B। B की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है तो क्या आ जाएगा, सोच लो आराम। हम एक बार और एक्सप्लेन करें। मैम डी ऑप्शन। मैं देखो क्या बोल रही थी, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, मैंने इसको अलग अलग कर लिया सो दैट आपको समझ में आए। तो जब तुम dB by dt निकाल रहे हो तो वो क्या आएगा, K1 ही आएगा ना। रेट लो में यही तो लिखते हो आप, रेट क्या होता है, मान लो लेट से K है तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर सम कोफिशिएंट, है ना।
यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो यहाँ पे यही आ गया। और ऐसी माइनस डीबी बाई डी किसके बराबर होगा? K2B के। तो dB बाई dt क्या होगा? ओवरऑल dB बाई dt क्या होगा? K1 है माइनस K2B। अभी यही तो करवाया था देखो, और ये आपको बोल रखा है 0 है, बस आगे सोल्व करना है। हालांकि ये वाले क्वेश्चंस इतने ज्यादा आपके जेई में नहीं पूछे गए हैं। एक 2019 में पूछा गया था, एक 2024 में पूछा गया था मेंस में, तो वो मैंने दोनों आपको करा दिए, क्योंकि अगर आप खुद करते तो पक्का डाउट में से पूछते कि मैम ये कैसे हुआ। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? डी। डी। ठीक है। सबसे ज्यादा इस चैप्टर में देखो, करना तो तुम्हें पूरा चैप्टर है। 12th में तो तुम्हें कहीं पे भी काम चोरी नहीं करने की, मैम हम इम्पोर्टेंट कर लेंगे, नहीं। इम्पोर्टेंट तो तुम शायद 11th में करोगे। 12th में तो जो मैं तुम लोगों को करा रही हूँ उसमें भी अगर तुम कुछ स्किप कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो चेंज है मेरा बेटा V की कॉन्सेंट्रेशन में विद टाइम, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब स्टेडी रेट भी होता है, चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए चेंज नहीं हो रहा है तो dB बाई dt को इन्होंने क्या मान के चल गए? 0 लेके चले। ठीक है, तो ये सब था केमिकल काइनेटिक्स में। और कल जो है कल है परसों मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कराऊंगी। इसके पेंडिंग असाइनमेंट्स आपके जो भी हैं उसको प्लीज कंप्लीट करिए। और अपना अगर चाहते हो कि अच्छे से ये चैप्टर हो जाए, नोट्स को जरूर रिवाइज करते रहना, क्योंकि